नमस्ते। आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ कुछ आवश्यक सूचना दी जा रही है। प्रस्तुत वीडियो में प्रयुक्त चित्र गूगल से लिए गए हैं। इनका उपयोग केवल शैक्षणिक उद्देश्य से किया जा रहा है। आज का हमारा विषय है गोवा मुक्ति संग्राम के दो सेनानी और इसके लेखक हैं माननीय गजानन रायकर जी। आज के इस वीडियो में हम लोग बाळा मापारी तथा सिंधुताई देशपांडे के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। बाळाराया मापारी, कुशल स्वतंत्रता सेनानी। बाळाराया मापारी भारत माता के वीर सपूत थे। गोवा मुक्ति संग्राम के इतिहास में शहीद होने वाले ये प्रथम क्रांतिकारी थे। बाळा का जीवन मात्र 34 वर्ष का रहा। आज भी गोवावासी बाळा के पुण्य बलिदान को बड़े हर्ष से स्मरण करते हैं। बाळाराया मापारी का जन्म गोवा में असनोडा सरहद पर स्थित दोडा मार्ग के निकट एक गांव में 1 सितंबर 1921 को हुआ था। इनके पिता राया मापारी एक किसान थे। बाळा की प्रारंभिक शिक्षा गांव की मराठी पाठशाला में गवस गुरुजी के नेतृत्व में 4th कक्षा तक हुई। गवस गुरुजी के विचारों से प्रभावित होकर ही बाळा में राष्ट्र के प्रति प्रेम का उदय हुआ। बाळा का विवाह इंद्रावती नामक एक सुशील महिला के साथ हुआ था, जिनसे उन्हें एक बेटी के पिता होने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। बाळा स्वभाव से अबोल, निडर और साहसी थे। इनका तेज दौड़ना देखकर हर कोई इन्हें पवन पुत्र कहकर तारीफ करने से कभी चूकता नहीं था। बाळाराया मापारी का शिविर में सहभागी होना। सन 1953 में अंबोली घाट में आज़ाद गोमंतक दल द्वारा आयोजित शिविर में बाळा ने सक्रिय भाग लिया था। इस शिविर का नेतृत्व दल प्रमुख विश्वनाथ लवंदे जी कर रहे थे। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य यह था कि देशभक्तों को सैनिक प्रशिक्षण मिले। श्री गणबा दुभाषी एवं श्री श्यामराव लाड़ का व्याख्यान भी होने वाला था। इस शिविर में भाग लेने वाला प्रत्येक देशभक्त राम आपटे जी द्वारा सिखाए क्रांति गीतों को बड़ी सद्भावना से गा रहा था। अंबोली घाट में माता अष्टभुजा देवी का मंदिर है। इस मंदिर में जाकर विश्वनाथ लवंदे और बाळा मापारी ने यह प्रण लिया कि वे किसी भी परिस्थिति में गोवा को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त करवाएंगे। इस शिविर में गुरीला युद्ध, निशानेबाजी जैसी अनेक कलाओं का ज्ञान बाळा तथा उसके साथियों ने प्राप्त किया। आज़ाद गोमंतक दल में शामिल होकर बाळा ने गोवा कांग्रेस की विशेष रूप से मदद की। पत्रक, पोस्टर्स दीवारों पर चिपकाना, इन पत्रकों को योग्य जगह पर पहुंचाना, भटके हुए लोगों को सही दिशा दिखाना आदि काम बाळा ने बड़ी चतुराई से किए। इतना ही नहीं, रात के समय कंधे पर बंदूक रखकर जंगल में अपने साथियों के साथ बेफिक्र भी ये घूमते थे और किसी पुर्तगाली से सामना होने पर उसकी वर्दी उतार कर उसके शस्त्र छीन लेते थे। साथ ही अनेक पुलिस थानों पर हमला करके बाळा ने वहां से शस्त्र भी लूटे। दादरा नगर हवेली में एक बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि यदि पुर्तगालियों को गोवा से भगाना है तो पुर्तगालियों के मन में भय निर्माण करना आवश्यक है। इसी को अंजाम देते हुए सन 1955 में भाणस्तारी पुलिस थाने पर इन्होंने हमला भी किया। इसके बाद असनोडा पुलिस थाने पर हमला किया गया और पुलिस अफसरों को पेड़ से बांधकर वहां से भी शस्त्र लूटे गए। परिणाम स्वरूप पुर्तगाली सरकार क्रोधित हुई और उन्होंने बिना सबूतों के क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करना शुरू किया।
इसी हड़बड़ी में बाड़ा भी गिरफ्तार हुआ। उससे अन्य साथियों की जानकारी मांगी गई, लेकिन उसने मुंह तक नहीं खोला। क्रोधित होकर आजिंद मोंतेरो ने बाड़ा को 7 दिनों तक बहुत मारा, इतना मारा कि अनेक बार वो बेहोश तक हो गया। बाड़ा को पीटने के लिए लात घुसे, कावलमारी का उपयोग इन्होंने किया। आजिंद मोंतेरो की क्रूरता सहन न कर सकने के कारण बाड़ा 34 वर्ष की आयु में अपनी भारत माता की गोद में हमेशा के लिए सो गए। बस इतनी सी थी बाड़ा मापारी की जीवन यात्रा। इनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आगे सिंधुताई देशपांडे जी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सिंधुताई देशपांडे एक कुशल महिला क्रांतिकारी थी। बाड़ा राया मापारी की तरह सिंधुताई देशपांडे भी भारत माता की वीर बेटी थी। गोवा मुक्ति संग्राम के इतिहास में महिला क्रांतिकारी के रूप में इनका योगदान अविस्मरणीय है। आज भी गोवा वासी सिंधुताई देशपांडे के पुण्य बलिदान को बड़े हर्ष से स्मरण करते हैं। इनकी माता का नाम गंगा शिरोडकर था तथा पिता का नाम गुंडोपंत शिरोडकर था। ये कुल 11 भाई बहन थे। इनका विवाह गोपाल देशपांडे के साथ बहुत कम उम्र में हुआ था। सिंधुताई ने स्वतंत्रता संग्राम में सहभागी होकर कई महिला क्रांतिकारियों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सिंधुताई देशपांडे ने पुर्तगालियों का विरोध कैसे किया, आइए देखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुर्तगालियों ने गोवा पर 450 वर्ष शासन किया। 17 फरवरी 1510 में अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा पर विजय प्राप्त की। 30 मई 1510 को अल्बुकर्क ने गोवा पर अपना अधिकार जमाया और वे वापस अपने देश चले गए। 24 नवंबर 1510 को अल्बुकर्क पुनः अपनी सेना के साथ गोवा वापस लौटकर आए। इसलिए 25 नवंबर का दिन पुर्तगाली विजयोत्सव के रूप में मनाते थे। यही दिवस मनाने के लिए सभी पुर्तगाली पणजी में पुलिस थाने के सामने वाले मैदान में अल्बुकर्क के पुतले के सामने एक कतार में खड़े थे। उस दिन सारा लश्कर और पुलिस गवर्नर को मान वंदना देते थे। इस वर्ष 25 नवंबर की मान वंदना लेने के लिए गवर्नर बेरनार्ड गैदिश आए थे। मैदान में अल्बुकर्क के पुतले के सामने एक खास मंच सजाया गया था। मंच के पास ही ध्वज स्तंभ था। बड़े अनुशासित रूप से सभी कंपनियों के कमांडर अपनी अपनी कंपनियों के सामने खड़े थे। गोरे सैनिक सबसे आगे आने वाली कतार में थे और उनके पीछे सशस्त्र अफ्रीकन सैनिक खड़े थे। एक ओर नौसेना और पुलिस दल के सिपाही खड़े थे। वर्दी पहनकर रौब जताते हुए मोसीदाद यानी पुर्तगाली युवक पुलिस के साथ खड़े थे। इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था मानो पुर्तगाली सरकार अपने साम्राज्यशाही का प्रदर्शन कर रही है। गोवा राज्य के प्रमुख सेक्रेटार जराज यानी जनरल सेक्रेटरी सभी सरकारी विभागों के प्रमुख मंच के पास खड़े थे। सैनिकों के हाथों की तलवारें धूप में चमक रही थी। बैंड पर पुर्तगाली धुन बज रही थी। जूतों की खड़खड़ाहट हुई और जैसे ही जवानों के हाथ बंदूक पर गए, गवर्नर साहब झंडे की डोर खींचने के लिए आगे बढ़े। इतने में आसमान में कड़कती बिजली के समान मोसीदाद युवकों की कतार को तोड़कर सिंधुताई भारत माता की जय ऐसी गर्जना करते हुए हाथ में तिरंगा लेकर मंच की ओर बढ़ी। सिंधुताई को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात क्रांति देवी ने उनके शरीर में प्रवेश किया है। दुबली पतली सिंधुताई का रूप देखकर सब लोग चकित रह गए। एक साधारण सी स्त्री ने पुर्तगाली लश्कर को धूल चटाई थी। इस व्यवहार से गवर्नर साहब हताश होकर सभा छोड़कर चले गए। पुर्तगाली झंडे की जगह
भारतीय तिरंगा लहराया गया, परंतु सिंधु ताई को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। आज भी गोवा वासी सिंधु ताई के इस साहसिक कार्य को शत शत नमन करता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का मन से धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।